हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जिसे ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है सो दैट वो घर बैठे बैठे उनसे पढ़ाई कर सके, तो बिल्कुल कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जाकर के चेक करना, लिंक को क्लिक करना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि भाई साहब बात करी जाए चैनल की, तो इसमें कोई शक नहीं है और आप सब भी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एकमात्र द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम आपको हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो भी टॉपिक वाइज, और एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर हो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सारी चीजें हम आप लोगों को यहाँ से अपने चैनल से प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम कोई फीस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। सारी चीजें आप जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो बस उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है। इसलिए हमारे जल्दी से यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर से सब्सक्राइब करें फटाफट से। जिन्होंने कर लिया है भाई बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, लेकिन जिन्होंने नहीं किया भाई वो भी कर ले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, तो जो भी आ चुके हैं क्लास में जल्दी से लाइक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के फेवरेट क्वेश्चन लेकर के आ गई हूं मैं। जल्दी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो एज यू कैन सी कि चैप्टर नंबर 18 अपना कंप्लीट हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और यहाँ पर हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप लोग के फेवरेट है, क्वेश्चन भी आते हैं आजकल एग्जाम में यहाँ से, है ना। तो आइए फिर शुरुआत करेंगे। एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? बताइए, तैयार हो? फिर एक एक करके मुझे हर एक क्वेश्चन के जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए, वो भी कमेंट्स बॉक्स में चाहिए, है ना। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। लेकिन शुरू करूँ उससे पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट, सबने कर दिया? पक्का। सो लेट्स बिगिन द सेशन। लगा लेते हैं भाई साहब एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और वो भी पहला नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से रीड करके आंसर मुझे बता दो भाई। चलो तो मैं रीड करूं? चलो पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कोशिश करो जल्दी से सॉल्व करने की और आंसर मुझे कमेंट्स में बताने की। चलो भाई, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, है ना, कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर तो आप ही लोग करोगे, ठीक है। आंसर मैं नहीं बताने वाली, हाँ आंसर तो नहीं बताऊंगी मैं, आंसर आप ही बताओगे। तो देखो, एक स्टेटमेंट है एजर्शन का और एक है रीजन का। भाई साहब एजर्शन कह रहा है बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन कैश, बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज कैश इन हैंड एंड हैंड्स इज एन एसेट। तो भाई ये पेटी कैश बुक हम लोगों ने बनाई है, याद करो 10th और 11th चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, पेटी कैश बुक बनाना हम लोगों ने सीखा हुआ है, राइट। तो भाई साहब वही पूछा है आपसे कि जो पेटी कैश होता है आपका, उसमें जो बैलेंस होता है पेटी कैश बुक में जो बैलेंस देते हैं ना हम कि भाई ये इतना कैश रखो छोटे मोटे खर्चों के लिए इसको यूज करना, तो वो जो कैश है वो एक तरीके से कैश इन हैंड है कि भाई आपके पास उतना कैश अवेलेबल है। जो पेटी कैश के पास जो बैलेंस होता है कैश का वो कैश इन हैंड है। तो यदि कैश इन हैंड है तो क्या वो एसेट है? क्या वो एसेट है? ये आपसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, पेटी कैश बुक इज अ बुक इन विच पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। तो भाई पेटी कैश बुक जो होती है ना, पेटी कैश बुक सबने बनाई है हम लोगों ने, तो पेटी कैश बुक एक ऐसी बुक है जहां पर हम लोग पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। पेटी एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे 5, 10, 20, 50 रुपए वाले खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बैलेंस है पेटी कैश का वो एक एक्सपेंस है ना। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, तो वो क्या एक एक्सपेंस है। कुल मिला के ये कह रहा है कि जो पेटी कैशियर को पेटी कैश बुक में वो जो मेंटेन करता है ना, देखो
भूलना नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, ये पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट यदि भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं। पेटी कैश बुक हम बनाते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो हम करते हैं 5, 10, 20, 50, 100 रुपए के, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए एक पेटी कैशियर होता है। उस पेटी कैशियर को एक अमाउंट दिया जाता है कैश का, जिसमें वो छोटे मोटे खर्चे कर सके उस पर्टिकुलर अमाउंट से, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है उसको हम कैश इन हैंड यदि बोले तो देखा जाए तो वो जो अमाउंट है पेटी कैश का वो एसेट होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट उस अमाउंट को एसेट कह रहा है और दूसरा स्टेटमेंट उस अमाउंट को एक्सपेंस कह रहा है। तो अब आप मुझे बताओ सही कौन सा कह रहा है ना। पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, उन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए उसको एक कैश दिया जाता है, जैसे कैश इन हैंड हम बोल रहे हैं कि भैया वो कैश है हमारे पास। तो वो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वो कैश हमारे लिए एक एसेट है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो कैश हमारे लिए एक एक्सपेंस है। अब वो क्या है वो आप तय करो। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर बताइए, है ना। भले टॉपिक सेम है, मैं मान रही हूं, यहाँ पे भी पेटी कैश बुक की बात हो रही है, यहाँ पे भी पेटी कैश बुक की, पर देखा जाए ना तो एक इधर की बात कर रहा है, एक इधर की। एक बोल रहा है कि उसका बैलेंस एसेट है, एक कह रहा है एक्सपेंस है। अब आप बताओ, जल्दी से बताओ कौन सही है और कौन गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बढ़िया तरीके से मुझे करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, देखो दोनों तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि एक उसी चीज को एसेट बोल रहा है और एक उसी चीज को एक्सपेंस भी बोल रहा है। अब एक चीज एसेट और एक्सपेंस दोनों तो हो नहीं सकती, या तो वो कैश जो है वो एसेट होगा या वो कैश एक्सपेंस होगा। तो देखो क्या होगा, ये कह रहा है कि वो जो बैलेंस है वो आपका एसेट है और ये कह रहा है कि वो उस बैलेंस को हम अपने पेटी एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। मतलब वो जो कैश है उसको हम छोटे मोटे खर्चों के लिए यूज करते हैं। तो अच्छी बात है भैया, करो। तो इसको एक्सपेंस थोड़ी बोलेंगे उस कैश को, वो तो कैश ही है। उसको एक्सपेंस यदि मतलब एक्सपेंस पे करने के लिए यदि उस कैश को यूज कर रहे हो तो वो कोई खर्चा तो कहलाएगा नहीं भाई। वो कैश पूछे है, वो कैश क्या है, वो कैश कोई खर्चा नहीं है। कैश तो खर्चा पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, पेटी एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए उस कैश को यूज कर रहे हैं, तो वो कैश आपका एसेट कहलाएगा। क्लियर। तो वो एक्सपेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। घुमा फिरा के इन्होंने आपको उलझा दिया है, कुल मिला के बात इतनी है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि यदि आप बोलो कि वो जो पेटी कैश है वो एक एक्सपेंस है, पेटी कैश एक्सपेंस नहीं है, वो पेटी कैश आपका एसेट है। आपने उस कैश को जिस पर्पस के लिए रखा है वो पर्पस है कि वो पेटी एक्सपेंस को पे करने के लिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत घुमा फिरा के बात बोली, पर कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल सी बस इतनी सी बात है कि वो कैश तो कैश है भैया, वो अपने आप में एक एसेट है, उसको यूज करके हम पेटी एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो उसको पे कर रहे हैं ना, है तो वो कैश अपने आप में एसेट, वो एसेट था, एसेट है, एसेट ही रहेगा, वो एक्सपेंस थोड़ी ना बनेगा, वो तो एसेट है। वो कैश को हम एक्सपेंस को पे करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो कैश आपका एक्सपेंस नहीं है, वो कैश आपका एसेट है। तो इस हिसाब से देखिए तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। घुमा फिरा के दूसरे वाले स्टेटमेंट ने आपको उलझाया है और गलत बात है, ठीक है। इसमें सही स्टेटमेंट नहीं है ये आपका। तो पहला सही दूसरा गलत। कहाँ लिखा है भैया, बोथ एजर्शन नहीं है, एजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। एजर्शन तो सही है पर जो रीजन है वो गलत है, समझ गए, है ना। देखो ऐसे होता है। अब ये पेटी कैश बुक अपन ने कहाँ पढ़ा था, 10th या 11th चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, और अभी अपन 18वें चैप्टर में है। अभी अपन 18वें चैप्टर है जहां पे अपन फाइनेंशियल अकाउंट्स देख रहे हैं। अब क्या कोई कह सकता है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या ये वो 10th या 11th चैप्टर में जो हमने पेटी कैश बुक आई थिंक 11th चैप्टर में देखी थी हमने, तो क्या ये उस 11th चैप्टर का क्वेश्चन है, या इसको आप बोलोगे 18th चैप्टर का क्वेश्चन है। ऐसे आते सवाल, 2-3 चैप्टर के मिला करके सवाल दे देते कि बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा। स्टूडेंट जो स्टूडेंट हो आप हमारे, आप स्टूडेंट ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये 11th चैप्टर का सवाल है या ये 18th चैप्टर का सवाल है। पर ये 18th चैप्टर का ही सवाल है। क्यों ये 18th चैप्टर का सवाल, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपसे एक्सपेंसेस पूछे हैं, क्योंकि एक्सपेंस होगा तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का पार्ट होगा, और यदि वो एसेट है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर से मिला करके सवाल आते हैं आजकल, तो आप जरा सावधान रहिएगा, ठीक है, सावधान रहना है अपने को। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे सवाल पे, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी से रीड कर लो, दिमाग लगाओ और फिर मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। चलो बताओ फिर आंसर बताओ भाई साहब, रीड कर लो। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है,
तो देखो यदि मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पहले, है ना, फिर आप आंसर दे देना। क्या लिखा है, फिक्स एसेट आर शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना प्यारा स्टेटमेंट है, मतलब इतना प्यारा कि इसको कोई मना कर ही नहीं सकता ये गलत है। कितना सही स्टेटमेंट है कि भाई फिक्स एसेट एक एसेट है तो बैलेंस शीट में आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर रीजन दो उसका, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यदि रीजन देखें हम इसका, क्यों ऐसा क्यों, तो यहाँ पे लगाओ बिकॉज। क्यों हम फिक्स एसेट को एक एसेट मान रहे हैं और क्यों हम उसको बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कारण दो, बिकॉज। क्यों, क्योंकि भैया फिक्स एसेट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि फिक्स एसेट को खरीदने में आपने खर्चा करा और उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, हमने पढ़ा है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल में या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिक्स एसेट को हम बैलेंस शीट में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो आपने इतना लंबा चौड़ा और इतने लंबे टाइम के लिए और इतने बड़े अमाउंट में जो खर्चा करा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हमने यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है भाई साहब, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, यही कारण है कि इस वजह से आपका बैलेंस शीट में फिक्स एसेट भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि बैलेंस शीट में जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किसके लिए किया, फिक्स एसेट के लिए तो करा है, तो फिक्स एसेट भी आपका बैलेंस शीट में आता है। सिंपल से स्टेटमेंट है और दोनों बहुत ही अच्छे सही स्टेटमेंट है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। और यदि मैंने आपको बिकॉज लगा के रीजन बोल के बताया कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं, वाई, तो इसका रीजन भी कहीं ना कहीं हम देखें तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो फिक्स एसेट को एक एसेट मानते हैं, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट को खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं भैया ये लोग, है ना। तो ये जो है बिल्कुल सही है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऑप्शन नंबर 2 और या फिर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, बढ़िया से क्लियर हुआ। चलिए तो आप थर्ड क्वेश्चन पे मूव करें, सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए थर्ड क्वेश्चन पर लेके चलती हूँ। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, गुडविल से रिलेटेड है, बढ़िया सवाल है। चलो आंसर करो मुझे जल्दी से, फटाफट से मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। ओके चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, एजर्शन बोल रहा है परचेज्ड गुडविल इज अ करंट एंड इंटेंजिबल असेट। तो गुडविल दो प्रकार की होती है, एक तो परचेज्ड गुडविल होती है और एक वो गुडविल होती है जो आपने खुद ही अर्न करी है, मतलब खुद ही आपने वो रेपुटेशन कमाई है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल एंड क्या तो नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, सेल्फ अर्न गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम खुद जनरेट करते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ यहाँ पे, गुडविल यदि देखें तो दो प्रकार की होती है ना। तो गुडविल का मतलब क्या है, किसी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी बिजनेस की फेम, किसी बिजनेस का कितना नाम है, कितनी पहचान है, उसको बोलते हैं हम गुडविल। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो परचेज, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। तो अब देखो यदि आपका खुद का बिजनेस है, आपका ये एक बिजनेस है, ठीक है, छोटा सा भैया इसको बिजनेस मान लो, है ना, ये आपका बिजनेस है। अब इस बिजनेस को आपने चलाया, बहुत सालों तक चलाते गए, तो आपने क्या कमा ली, इज्जत कमा ली। खुद ने बिजनेस को चला के इज्जत कमाई है तो वो सेल्फ जनरेटेड है। इसके लिए आपने कोई किसी को खर्चा नहीं करा, किसी को पैसा नहीं दिया, आपने खुद ने इज्जत कमाई है भैया। कैसे कमाई भाई, आपके व्यवहारों से, आपने जो लोगों के साथ, अपने कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, अपने वाले लोगों के साथ जो आपके व्यवहार हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो आप लोगों को डिस्काउंट देते हो, तो इन सब से आपने वो रेपुटेशन, वो गुडविल कमाई है। खुद ने बिजनेस को चला के वो गुडविल क्रिएट करी है, खुद जनरेट करी है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसके लिए कोई आपका खर्चा नहीं होता, इसके लिए कोई एक्सपेंस नहीं होता आपका, है ना, ये खुद ही हम कमा लेते हैं। दूसरी होती है परचेज गुडविल। ये कब होती है, जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को खरीदता है। ये इस बिजनेस को, यदि ये बिजनेस जो है इस बिजनेस को परचेज कर रहा है,
तो क्योंकि भाई अब ये भी एक बिजनेस है, इसकी अपनी एक गुडविल है, और ये एक बिजनेस है, इसकी अपनी एक गुडविल है। भाई सब बिजनेस की कुछ ना कुछ पहचान, रेपुटेशन सबकी होती है, इनकी अलग पहचान है और इनकी अलग पहचान है। अब क्योंकि ये बिजनेस जो है ए, ये बी बिजनेस को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, और मैंने बताया कि जब खरीदते हैं बिजनेस को तो एक परचेज कंसिडरेशन पे खरीदते हैं कि भैया बदले में आपके जितने नेट एसेट्स होंगे उस पर हम खरीदेंगे। तो नेट एसेट्स मतलब जैसे कि हमने बोला कि इस बिजनेस की टोटल कीमत है 5 लाख, तो 5 लाख पे ये जो है इसको खरीदेगा 5 लाख, पर आपको मालूम है ये खरीदने के लिए दे कितने रहा है, 6 लाख दे रहा है। तो आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, बिजनेस यदि 5 लाख का है तो ये 5 लाख में ही खरीदे ना, ये फोकट में 6 लाख में क्यों खरीद रहा है। तो भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख दे रहा है ये क्यों दे रहा है, ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख दे रहा है ये गुडविल के दे रहा है। ये काहे के दे रहा है, गुडविल, क्योंकि इस बिजनेस की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए की गुडविल है ना। यही कारण है कि भले ये बिजनेस 5 लाख का था, पर जब ए ने बी बिजनेस को परचेज करा तो उसने 6 लाख दिए, वो एक्स्ट्रा 1 लाख क्यों दिए, गुडविल के दिए, तो इसने अपने जेब से लगाए। अब क्योंकि इसने बिजनेस खरीद लिया, इसने इसकी गुडविल भी खरीद ली, पर इसने ये वो गुडविल खरीदी है जिसके लिए इसने पैसा दिया है। ये जो इसने 1 लाख दिया है ये गुडविल का इसका एक्सपेंस लग गया कि नहीं लग गया, तो ये वही गुडविल है जिसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। समझ आया है ना। तो यदि खुद ने कमाई थी, खुद की इज्जत थी, खुद की ही रेपुटेशन थी, वो सेल्फ जनरेटेड थी, वो खुद की थी, उसके लिए कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ वहां पे, उसको हम कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब जब कुछ खर्चा ही नहीं हुआ तो इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू ही नहीं है ना, कोई मॉनेटरी एक्सपेंस ही नहीं हुआ, हमारा कोई खर्चा नहीं गया, तो इसलिए इसको हम कहीं नहीं रिकॉर्ड करते, नो रिकॉर्ड। खुद ने जो वैल्यू, खुद ने जो गुडविल कमाई है इसको कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अपने अकाउंट्स में कहीं भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोल रही हूं कि इस बिजनेस ने जो खुद ने गुडविल कमाई उसको कहीं नहीं रिकॉर्ड करा, पर जब इस वाले बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को खरीदा उसके लिए इसने 5 लाख तो दिए ही, ऊपर से इसने 1 लाख एक्स्ट्रा भी दिया जो गुडविल का था। तो अब इस गुडविल, अब इसने बिजनेस खरीद लिया, इसने उसकी गुडविल भी खरीद ली, क्योंकि बिजनेस के लिए इसने 5 लाख दिया, गुडविल का इसने 1 लाख दिया, तो ये दोनों चीज इसने खरीद ली। अब क्योंकि भैया इसने जो गुडविल खरीदी है वो गुडविल है जिसके लिए उसने खर्चा किया है, तो वो इसकी परचेज गुडविल है, ये गुडविल उसने खरीदी है, तो ये परचेज गुडविल है। समझ आ गया, क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। परचेज गुडविल इज अ करेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। तो भैया जो परचेज गुडविल है वो आपकी करेंट और इनटेंजिबल एसेट है क्या, बताओ, ये आपसे पूछ रहा है। रीजन कह रहा है क्योंकि गुडविल इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो गुडविल है आपकी वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। चलो अब एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को, खुद की जो गुडविल है उसका अकाउंट्स में कहीं नहीं रिकॉर्ड करते, पर जो आपने खरीदी है, क्योंकि आपने जेब से पैसा लगाया है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, एक मॉनेटरी एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंट्स में, ठीक है। तो खुद ने कमाई उसको नहीं करेंगे, पर खरीदी है यदि गुडविल तो उसको हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसका आप मुझे आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। मैंने आपको गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। तो देखो, सबसे पहली बात, खरीदी हुई गुडविल जो होती है आपकी, खरीदी हुई, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल उसको हम देख नहीं सकते, ये बात सही है ना। लेकिन करंट नहीं है, वो करंट एसेट नहीं है। करंट मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर की है, पर भैया बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी नाम, उसका जो फेम है वो करंट नहीं है, वो नॉन करंट है, वो लंबे टाइम तक रहता है। 1 साल के अंदर अंदर किसी की गुडविल नहीं रहेगी कि बस 1 साल रहेगी फिर नहीं रहेगी, भाई वो तो 10-20 साल तक लोगों की गुडविल बनी रहती है, लोगों की पहचान और रेपुटेशन बनी रहती है ना। तो गुडविल भले टेंजिबल है, ठीक है, वो नहीं दिखती, मैं मान रही हूँ, पर करंट नहीं है। ये 1 साल से ज्यादा की भी होती है, लोगों की पहचान कोई 1 साल के लिए थोड़ी ना रहती है, 10-20 साल तक लोगों की रेपुटेशन बनी रहती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखें तो गुडविल इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आप गुडविल को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, बताओ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे? नहीं भाई साहब। पहली बात तो ये आपकी गुडविल है, कहाँ जाएगी, क्योंकि एसेट है भाई साहब, ये बैलेंस शीट में जाएगी। कहाँ पे, मैंने जो बोला ना, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कहाँ पर, अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं हम इसको, बैलेंस शीट में, सॉरी ये मैंने शायद अकाउंट्स लिख दिया है, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी आपकी, ठीक है। और वो भी कौन सी होगी,
जो खुद ने कमाई है वो बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होती, जो खुद ने कमाई है वो बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होगी, पर जो खरीदी है, जो परचेज करी है, वो आपकी रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट में, ठीक है, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट में जाएगी आपकी, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डेबिट होगी। क्लियर, समझ आया सभी को? राइट, चलिए, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत है। तो कहाँ दिया है? ये दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। क्लियर, ऑल राइट, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इफ यू वांट। डन, चलो आ जाओ। अब जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करेंगे। कर दिया सभी ने लाइक शेयर? आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर, मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग हैज द सेम मीनिंग। चलिए आपसे बढ़िया एक क्वेश्चन पूछा है, कुछ टॉपिक्स अगेन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ से क्या ही क्वेश्चन आएगा, छोटा सा ही तो है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो हर एक टॉपिक को इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ। चलो जल्दी से देख लो, असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट है, फटाफट से आंसर मुझे कॉमेंट में बताओ। बताइए, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग से रिलेटेड है? देखो ये जो मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग है ये तो हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड पढ़ा था, याद है सभी को, है ना? मार्शलिंग और ग्रुपिंग काय में होती है? बैलेंस शीट में ही होती है ना? और यहाँ पे बोला है आपसे ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक के हैं। मार्शलिंग और ग्रुपिंग होती है बैलेंस शीट की, और ये है ट्रायल बैलेंस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये एक दूसरे का रीजन नहीं बनेंगे, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। अब कौन सा टॉपिक सही है गलत है वो अपन डिसाइड करेंगे। तो देखो असर्शन बोल रहा है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग हैज द सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मतलब है। क्या मैंने आपको ये बताया है कि मार्शलिंग और ग्रुपिंग दोनों एक ही बातें हैं? और दूसरा कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, क्या ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं मिलता? बताओ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह? क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं? जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ। तो भाइयों बहनों सुनो, क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा? भाई क्यों नहीं मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस में जरूर मिलेगा। उसके बाद फोर्थ कह रहा है मार्शलिंग और ग्रुपिंग दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। तो ग्रुपिंग क्या होता है मैंने आपको बताया है। देखो ग्रुपिंग मतलब सेम बात नहीं है, अलग अलग है। देखो ये है बैलेंस शीट, ठीक है, ये है बैलेंस शीट, सिंपल सा फॉर्मेट बता रही हूँ। अब इसमें हम बैलेंस शीट में यहाँ पे पूरी की पूरी लायबिलिटीज लिखेंगे और यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे। तो ये है ग्रुपिंग करना, कि मैंने क्या किया है, बैलेंस शीट में पूरे लायबिलिटी को एक साइड कर दिया और पूरे एसेट्स को एक साइड कर दिया, दिस इज ग्रुपिंग, है ना? और मार्शलिंग मतलब अब लायबिलिटी में मैं जो सीक्वेंस फॉलो करूंगी, जो अरेंजमेंट या जो ऑर्डर फॉलो करूंगी, कि पहले मैं परमानेंट लायबिलिटी को लिखूंगी, फिर मैं लिक्विड लायबिलिटीज को लिखूंगी, मतलब जो मेरी क्या है, पहले नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं वो, फिर करेंट लायबिलिटी वो, ये अरेंजमेंट, ये जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, ये है मार्शलिंग करना। सेम विद एसेट, कि भाई साहब पहले मैं अपने इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लिखूंगी, फिर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और फिर करेंट एसेट। तो ये जो मैं सीक्वेंस में लगा रही हूँ, दो होते हैं, एक तो क्या मार्शलिंग दो तरीके से होती है, एक तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस, कि जो एसेट्स और लायबिलिटी परमानेंट है पहले उनको लिखो, फिर धीरे 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 करके उन पर आओ जो टेम्पररी या लिक्विड है। या दूसरा होगा इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटीज, हाँ जो टेम्पररी है, थोड़े टाइम के, करेंट नेचर के, पहले उनको लिखो, फिर धीरे धीरे करके परमानेंट वाले पर आओ, राइट? तो ये जो अंदर हम सीक्वेंस बना रहे हैं ग्रुपिंग के अंदर, ये तो हो गई ग्रुपिंग के अंदर जब हम सीक्वेंस या एक अरेंजमेंट या एक ऑर्डर में एसेट्स और लायबिलिटीज को लगा रहे हैं, वो मार्शलिंग है। तो दोनों बहुत अलग चीजें, ठीक है? तो भाई दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स दे के रखे हैं। कहाँ दिया है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों आपके सही नहीं है, दोनों ही आपके गलत हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे आप स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन 5, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फटाफट से रीड कर लो भाई, मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ, फटाफट रीड करके कमेंट्स में आंसर करना। चलिए बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? तो देखो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए बनाते हैं,
और क्योंकि बिकॉज यदि हम लगाएं ट्रेडिंग अकाउंट इज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट आपका फाइनल अकाउंट का पार्ट है, ये आपसे बोला है। चलिए बताइए, आंसर करिए मुझे फटाफट से, कौन सा सही है कौन सा गलत है, चेक करें। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब आप में से बहुत स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मैम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी ग्रॉस लॉस को ढूंढने के लिए भी तो बनाते हैं। तो भाई हम एक बिजनेसमैन है, हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जाएं, हम तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि हमें प्रॉफिट ही हो, है ना। हम क्यों सोचे कि लॉस हो तो लॉस फाइंड करें, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमें हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हो, इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के मोटिव से बनाते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि हमें लॉस और हम लॉस ढूंढे, हम यही चाहेंगे हमें प्रॉफिट और हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही ढूंढे। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पे बिकॉज लगाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एक फाइनल अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, अब देखो ये बात तो सही है कि ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है ना। सबसे पहली स्टेज फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है। तो ये बात तो सही है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके फाइनल अकाउंट का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। पर ये रीजन नहीं है इसका, क्या ये रीजन इसका दे रहा है स्पेसिफिक तरीके से कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं क्योंकि वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है? नहीं, ये इसका सही रीजन नहीं है। फाइनल अकाउंट का पार्ट है ये बात अलग है, और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं वो बात अलग है। ये रीजन कब बनता, जब ये प्रूफ करके दिखा देता कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। क्यों करते क्या कारण है, तो वहां कारण क्या बनना था, क्योंकि वहां पर हम एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन के इनकम में से एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन के दौरान जो एक्सपेंसेस हुए उनको माइनस करते हैं, इसलिए हमें वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। ये इसका सही रीजन है, ना कि ये कि इसका फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, वो तो है, वो हमें मालूम है, इसका कहीं ताल्लुक ही नहीं बैठ रहा, आपस में ये लोग एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। अगर आपसे बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है इसका, सही कारण ये है इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रोडक्शन के टाइम में जो इनकम हुई है या जो रेवेन्यू हुआ है हमें सेल करके, उसमें से हम प्रोडक्शन के टाइम जो हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं उनको माइनस करते हैं, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। यही कारण है कि जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं, ये रीजन होना था, राइट। तो ये इसका सही रीजन होता, ना कि ये कि इसका फाइनल अकाउंट का पार्ट है। वो तो है, वो हमें भी मालूम है भैया, पर आप रीजन तो दो, रीजन आप दे ही नहीं रहे, आप तो ऐसे घुमा फिरा के दूसरी बात लेके आ गए। दूसरी बात आपकी सही है पर पहली बात से रिलेटेड नहीं है, क्लियर। दूसरी बात सही है पर पहली जो बात लिखी है उससे रिलेटेड नहीं है, आपने घुमा फिरा के दूसरी बात कर दी। टॉपिक वही है पर घुमा फिरा के उसकी दूसरी बात आपने बोली है। बात सही है पर पहले वाले से रिलेटेड नहीं है, दैट इज वाई दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। कहाँ दिया है, कहाँ दिया, assertion reason is correct and reason is not the correct explanation, है ना। reason is not the correct explanation of assertion, is it clear, right। तो अपन देख ले, चेक कर ले आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बोल रहा है। चलो जल्दी से रीड कर लो और मुझे आंसर बताओ, फटाफट से रीड करके आंसर करेंगे। तो देखो यदि हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गलत है। हम इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि भैया हमने नेट प्रॉफिट कितना अर्न करा या हमें नेट लॉस कितना अर्न हो गया, वो नेट लॉस कितना इनकर्ड हो गया वो पता लग जाए। तो बिल्कुल सही है। अब क्योंकि बिकॉज बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अनलेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर। तो ये कह रहा है कि भैया बैलेंस शीट जब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं प्रिपेयर कर लिया हो। मतलब जब तक आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा तब तक आप बिना पीएनएल अकाउंट के क्या आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ये आपसे रीजन में दिया हुआ है। चलो तो पहला तो मैंने बता ही दिया, पहला तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप सेकंड स्टेटमेंट आप मुझे बताओ कि ये सही है कि गलत है, बताइए फिर। ये कह रहा है कि बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती। क्या ऐसा होता है, बताओ क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट में आपको
प्रॉफिट या नेट जब तक आपको बैलेंस शीट यदि बनानी है तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एडजस्टमेंट होता है। और वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है भैया, वही तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस के हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पर क्या ये पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है और यहाँ पे बैलेंस शीट से रिलेटेड बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में अलग टॉपिक से रिलेटेड बात है। ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करते हैं, और ये कह रहा है कि बैलेंस शीट बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नहीं बनाई जा सकती। दोनों बातें सही हैं, पर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हैं कहीं से कहीं तक, ठीक है। पहले वाले में पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड बात है, दूसरे वाले में बैलेंस शीट से। हालांकि बात बिल्कुल सही है कि भैया बिना पीएनएल अकाउंट के हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते यार, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं निकाल लेंगे, तब तक बैलेंस शीट में कैपिटल में कैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करोगे और कैसे आप नेट लॉस को माइनस करोगे, है ना। तो यदि सही एग्जैक्ट बैलेंस शीट बनानी है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपके पास पीएनएल अकाउंट हो। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो कौन सा सही है अपना, assertion and reason both are correct but reason is not the, एक मिनट, reason is not पहले वाले में दिया है, ठीक है। तो reason is not the correct explanation, ऑप्शन नंबर ए will be your correct answer। समझ में आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। कहीं डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, कहीं भी अटक रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स में बता देना। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, फिर 7th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। डन, चलिए फिर आइए 7th क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम लोग। ये रहा 7th क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। अब आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर। चलिए बता दो भैया फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देखो, यदि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो assertion कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर। ओके, विच एवर इज हाइयर, अच्छा ठीक है। फिर रीजन कह रहा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भैया, क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड पे वो भी पीएनएल अकाउंट पर शो करते हैं? बताओ भैया, बताओ, ये पढ़ाया क्या मैंने आपको? बताओ, जल्दी आंसर करो, और देर तो इसमें लगनी नहीं चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो ज्यादा होगी उस पर रिकॉर्ड होता है क्या? उस पर रिकॉर्ड होता है क्या भाई साहब आपका क्लोजिंग स्टॉक? तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो मालूम है कौन है? जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो है आपकी काम वाली। कौन है? क्लोजिंग स्टॉक आपकी काम वाली है। और काम वाली को यदि देखें तो कम वाली, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम वाली वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है ना, कम वाली। तो कौन सी कंपैरिजन करना है, तो कौन सी का कंपैरिजन करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो और जो उसकी नेट रियलाइजेबल या जिसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं हम। बिल्कुल, ये तो सही लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से जो कम वाली होगी, लोअर जो होगी, ना कि हाइयर, ठीक है, जो लोअर होगी उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम होगी, नॉट हाइयर, हाइयर नहीं है, जो कम होगी, काम वाली है ना, क्लोजिंग स्टॉक अपनी काम वाली है, ठीक है। तो कम वाली वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करना है। तो इस हिसाब से भैया पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया यार, गड़बड़ हो गया। अब दूसरा देखो, क्लोजिंग स्टॉक को पीएनएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते, कौन ने बोला भैया ऐसा? कौन ये अफवाह फैला रहा है यार? कौन ये अफवाह फैला रहा है? ये पढ़ाया क्या मैंने? क्लोजिंग स्टॉक को भाई साहब क्रेडिट पे हम रिकॉर्ड तो करते हैं, पर ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। और दूसरा एक और देखो, क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। याद रखोगे, है ना, पहला तो क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और दूसरा बैलेंस शीट में, वो भी एसेट साइड पर। दो जगह हम ट्रेडिंग अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं,
समझ गए? आया कि नहीं आया भैया समझ में? और यदि कभी ऑप्शन में जैसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए कि क्लोजिंग अकाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो यदि वो ऑप्शन चूज करना जहाँ दोनों लिखा हो कि ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको दो में से कोई एक ही चूज करना हो कि ट्रेडिंग में कि बैलेंस शीट में, तो आप बैलेंस शीट को ही चूज करना, ठीक है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में ज्यादा रिकॉर्ड हम कब करते हैं, जब हमारे पास एडजस्टेड परचेज होता है ना, तब हम क्लोजिंग स्टॉक को फिर नहीं रिकॉर्ड करते ट्रेडिंग में, ठीक है? तो यदि कभी भी एमसीक्यू में आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में एक मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एक ही ऑप्शन चूज करना हो कि वो ट्रेडिंग में होगा कि बैलेंस शीट में होगा, एक ही बोलना है, तो आप बैलेंस शीट ही चूज करना। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों जगह ही होता है, क्रेडिट में भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट के और एसेट साइड इन दी बैलेंस शीट। क्लियर? समझ आया? तो क्लोजिंग स्टॉक से हमने ये 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो सीख ली। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों ही गलत है भैया, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। सही बात क्या है, सही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलिए, यदि समझ आए तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर हम लोग 8th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फटाफट से स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दे। चलिए आइए फिर 8th क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बैलेंस शीट और वगैरह वगैरह, हाँ बैलेंस शीट से ही रिलेटेड है दोनों। चलो रीड करके आंसर करो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फटाफट से ट्राई करो मुझे और कमेंट्स में आंसर करो। चलिए फटाफट कमेंट्स में आंसर आना चाहिए भाई साहब। चलो तो देखो पहले हम पढ़ लेते हैं। असर्शन बोल रहा है बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो भाई ये जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। क्या ये सही है? पहले भी बताया मैंने, बिल्कुल आपकी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की, वो आपकी बैलेंस शीट बताती है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है? मुझे कमेंट से बताओ। यदि फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बता रही है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है वो आप मुझे कमेंट से बताओ। चलो जल्दी से बताओ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है? तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, 100% सही स्टेटमेंट है। अब क्यों बताती है? क्योंकि यदि हम बिकॉज लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शुड मैच, दोनों मैच होना चाहिए, है ना? सिंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमने हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग करी है, जो हमने अकाउंटिंग करी है वो किस पर्टिकुलर बेसिस पे करी है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे करी हुई है। इसीलिए यही कारण है कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। चलो अब बताओ क्या ये सही है गलत है? बताइए सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है? फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए सभी का। पहला तो मैंने बोल दिया, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है भैया, यही तो है, दूसरा भी सही कह रहा है कि भैया हम हमारी जब बैलेंस शीट में देखते हैं तो आपका जो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड है वो दोनों बराबर आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, कोई चीज आ रही है तो जा रही है, कोई जा रही है तो कोई आ रही है। मतलब अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो उसके अदर कोई दूसरी चीज डेबिट हुई है तो क्रेडिट भी हुई होगी। तो ऐसे करके हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है और हम जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते हैं तो वो डबल एंट्री बुक सिस्टम से ही हम अकाउंटिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री होती है, इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है ना? कि हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री होगी, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, लाइकवाइज, ठीक है? तो इसीलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को यदि फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर मैच होने चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 101% दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये भी ठीक है कि यार दोनों में बैलेंस शीट से रिलेटेड बात है, ये भी बैलेंस शीट की बात कर रहा है और ये भी बैलेंस शीट की बात कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ रीजन मैच ही नहीं हो रहा। बैलेंस शीट के बारे में ये कुछ और बोल रहा है और बैलेंस शीट के बारे में वो कुछ और बोल रहा है। दोनों बोल सही रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट में सही बातें हैं, टॉपिक भी सेम है, पर कहीं कोई रीजन नहीं दिया। अब ये कह रहा है बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन हमें मिलती है, हाँ क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें लायबिलिटी एसेट बराबर होने चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जम रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जम रहा, ठीक है? तो ये बात सही है कि वहां पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन मिलती है, लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि दोनों साइड बराबर आने चाहिए। ये अलग बात है, ये अलग बात है।
और यहाँ जो बात बोली है ना कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी मैच होनी चाहिए, उसका रीजन ही इसी स्टेटमेंट में दे दिया, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो एक ही स्टेटमेंट पे आपने बात भी बोली और उसका रीजन उसने एक ही स्टेटमेंट में दे दिया, लेकिन इसका ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे बात बोली गई है, इसका ये रीजन नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये एक दूसरे का रीजन नहीं है, एक दूसरे को फॉलो ही नहीं कर रहे, है ना। ये जो स्टेटमेंट है इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, ये अलग है, ये अलग भग रहा है। तो देखें तो assertion रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। रीजन आपका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े 9th क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए फिर 9th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये रहा 9th क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है। चलो आंसर करिएंगे सभी लोग मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड पूछा गया है, ध्यान से करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये सिंपल है, लग रहा है देखने में कि टफ है, पर सिंपल क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है। ओके चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। चलो तो देखो, एजर्शन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस को लेकर कहा गया है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। तो जो बिजनेस एक्टिविटी से हमने प्रॉफिट कमाया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, या बिजनेस एक्टिविटी से हमने लॉस कमाया है तो वो ऑपरेटिंग लॉस है, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहा है रीजन, जो नेट प्रॉफिट है उसका मतलब होता है प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एंड गेन या प्रॉफिट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। तो बेसिकली जो आपका नेट प्रॉफिट है वो एक ऐसा प्रॉफिट है जो बिजनेस ने अपनी बिजनेस तो बिजनेस बल्कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से भी कमाया हुआ है ना। तो बढ़िया बात बोली है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल वो प्रॉफिट है जो हमने बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया, और नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमने बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटी से मिला करके कमाया है, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी से मिला करके जो प्रॉफिट आपने कमाया वो नेट प्रॉफिट होता है, और जो केवल आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कमाया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है, ये बहुत बार हम लोगों ने क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट भाई बात तो सही कह रहे हैं यार, दोनों में बात तो सही है, पर यदि टॉपिक देखा जाए तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड, ये है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक अलग टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। तो जब टॉपिक अलग है तो रीजन सेम हो ही नहीं सकता, टॉपिक ही अलग है तो रीजन कैसे मिलेगा, राइट। तो इस वजह से देखें तो रीजन सही नहीं है, पर स्टेटमेंट दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो याद रखना, बिजनेस ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस है, यदि लॉस हुआ है तो बिजनेस की एक्टिविटी से, है ना। बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बिजनेस की एक्टिविटी से लॉस है तो वो ऑपरेटिंग लॉस। ऑन द अदर हैंड, जो भी प्रॉफिट बिजनेस ने अपनी बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटी से मिलाकर के कमाया, वो दोनों से मिलाकर के जो प्रॉफिट कमाया वो नेट प्रॉफिट होता है, राइट। तो दोनों में बातें सही हैं पर रीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोथ assertion रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? कोई डाउट तो नहीं है? और यदि हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, फिर अपन 10th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। डन कर दिया? पक्का? आइए फिर 10th क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर, बैलेंस शीट। चलो भाई साहब, बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर बता दो, जल्दी से मुझे आंसर करो। बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, एक है assertion और एक है रीजन। तो अपन यदि देखते हैं assertion और रीजन दोनों के बारे में, तो देखो, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो भाई साहब जो बैलेंस शीट है वो हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कौन मना कर रहा है, कर सकते हो। और दूसरा कह रहा है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो बैलेंस शीट को परमानेंस के ऑर्डर से भी बना सकते हैं। तो भाई ये भी बिल्कुल सही बात है, बातें बिल्कुल सही है ना, बातें जो है वो आप लोगों की बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा कह रहा है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो दोनों ही ऑर्डर से हम लोगों ने देखा है कि जो बैलेंस शीट होती है बेसिकली वो आपकी दोनों ही ऑर्डर से बनाई जाती है ना। तो जो आपकी बैलेंस शीट है बेसिकली दोनों ही ऑर्डर से बनाई हुई बनाते हैं हम लोग बेसिकली। लेकिन यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे
ये बातें अलग अलग सही है, लेकिन हम यदि देखें तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, क्या ये सिर्फ लिक्विडिटी के ऑर्डर से ही बनती है? बताओ, क्या ये सिर्फ लिक्विडिटी के ऑर्डर से ही बन रही है? और दूसरा कह रहे हैं बैलेंस शीट इज प्रिपेयर इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंस के ऑर्डर से ही बन रही है? बताओ, क्या ये उसकी बन रही है? सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ परमानेंस से ही बना रहे हो या सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से ही बना रहे हो? बताओ बताओ फटाफट से मुझे बताओ। क्या एक ही ऑर्डर से? भाई जो बैलेंस शीट है वो हम दोनों में से किसी भी ऑर्डर से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से बनाओ या सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ परमानेंट से बनाओ। राइट, समझ में आया? तो इस हिसाब से देखें तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि हम बैलेंस शीट को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से भी बना सकते हैं और ऑर्डर ऑफ परमानेंट से भी बना सकते हैं। ये अपनी अपनी जगह से, ये पर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है ये कि यदि आप बोलो कि बैलेंस शीट को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से बनाया जाता है क्योंकि उसको इससे बनाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल नहीं जम रही है। हाँ, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि बैलेंस शीट को आप इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से भी बना सकते हो और बैलेंस शीट को आप इन ऑर्डर ऑफ परमानेंट से भी बना सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर इनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो कहाँ दिया है? बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? जो बैलेंस शीट है आपकी वो दोनों ही ऑर्डर से बनाई जा सकती है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से भी और ऑर्डर ऑफ परमानेंट से भी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना? चलिए, सो आई होप गाइज ये टोटल 10 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे बढ़िया तरीके से और कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए तो जरूर से लाइक शेयर जरूर करें भैया, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी गाइस जल्दी से लाइक शेयर तो करना है और सबको करना है, राइट? और यदि कर दिया है तो चलिए बढ़िया बात है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन को फिर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप लोग के 10 में से 10 क्वेश्चन सभी के क्लियर हुए होंगे, सभी के 10 में से 10 सही हुए होंगे। और यदि नहीं भी हुए तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, राइट? 10 क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट से अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्व, राइट? चलो तो अपन फटाफट से वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा और यदि आया है तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना? तो सभी को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी भेज देना, वो भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी अब इसी के साथ हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है, तो अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि हम लोगों ने 20 में से अभी तक 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एग्जाम से पहले तो आराम से हो ही जाएंगे, राइट? सो डोंट टेक टेंशन, हम लोग 2 चैप्टर है बहुत फटाफट कर लेंगे। अब ज्यादा लेंदी भी नहीं है, 20 चैप्टर तो बहुत ही छोटा है और 19 चैप्टर भी ज्यादा लेंदी नहीं है, उसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन ही ज्यादा करना है, टॉपिक उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट्स है जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, राइट? तो बस अभी यहाँ पे चैप्टर 18 अपना कंप्लीट होता है, इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी कर लेंगे और अब हम नेक्स्ट सेशन से ही अगली क्लास जो होगी बिना किसी ब्रेक, बिना किसी कोई ब्रेक नहीं है, अगली ही क्लास से मैं आपको चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करवा दूंगी, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं कि अभी सबको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ना है। अभी तक तो हमने इस चैप्टर में विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा, अब जो विद एडजस्टमेंट पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो बस डेली क्लासेस में जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म जहां पर हम डेली मिलते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स के कोर्सेज भी हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो बस आपको जाकर के चेक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप हमारे जो मोबाइल ऐप है इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर। और यदि आप चाहें तो हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बस आपको जाकर के चेक करना है। और यदि बात करूं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा अमेजिंग बना सकते हो। तो बस क्या करें, हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोबारा से कुछ नए, अभी तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है? तो गाइज वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।